हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात भाग 4 पर। पिछली क्लास तक हम लोग मूल अधिकार का अध्ययन कर लिए हैं, तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। आज हम लोग भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। थोड़ा समझिएगा, वास्तव में इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा क्यों जाता है। चाहे राज्य के नीति निदेशक कहिए या निर्देशक कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे निदेशक कहिए चाहे निर्देशक कहिए। इसका संबंध जो है वह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहने का मतलब ये है, भाग 4 के अंतर्गत हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक एक एक अनुच्छेद का अध्ययन इसमें करेंगे और देखेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वास्तव में इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा क्यों जाता है। इसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तव में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वास्तव में राज्य क्या क्या करेगा जिससे उस देश का विकास हो सके, साथ ही साथ जो मूलभूत ढांचा है, जो उसका लक्ष्य है, उसे प्राप्त किया जा सके। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद भाग 4 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य को क्या क्या करना है ये निर्देश दिया गया है, जिसके अंतर्गत संविधान बनाने वालों का जो लक्ष्य था उसे प्राप्त किया जाए। अब क्या लक्ष्य था, हम लोग प्रस्तावना में ही पढ़ चुके थे कि क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था। जैसे सामाजिक व्यवस्था बनाया जाए, लोकतंत्र को और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थित किया जाए, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों को एक किया जाए, और विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मूल अधिकार, इसके पहले पढ़ा था मूल अधिकार। दोनों की थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं और आज जो पढ़ेंगे हम लोग वह पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, अब दोनों में तुलना कीजिएगा। ये जो मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है वह भाग 3 में किया गया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान किया गया है वह भाग 4 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ये जो मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये जो इसमें प्रावधान किया गया है 36 से लेकर 51 तक किया गया है। 2 पॉइंट हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे बात किया जाए, ये जो मूल अधिकार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब चौथे नंबर पे बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा था ये जो मूल अधिकार है वह स्वभाव के दृष्टिकोण से नकारात्मक है या निषेधात्मक है। स्वभाव इसका कैसा है, तो हम लोग कहेंगे इसका स्वभाव जो है वह निषेधात्मक है। अभी बात करेंगे निषेधात्मक क्या है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो स्वभाव है वह सकारात्मक है। अब थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं, तब आगे चलते हैं। निषेधात्मक का मतलब क्या है, सकारात्मक का मतलब क्या है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि वास्तव में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये प्रावधान किया गया था कि वास्तव में राज्य क्या क्या नहीं करेगा।
राज्य क्या क्या नहीं करेगा, और अगर राज्य यह काम करता है इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होगा। लेकिन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये बताया गया है कि वास्तव में राज्य क्या क्या करेगा। क्या बताया गया है कि राज्य वास्तव में क्या क्या करेगा, तो वास्तव में शब्द के दृष्टिकोण से, स्वभाव के दृष्टिकोण से ये सकारात्मक है, क्योंकि बताया गया क्या क्या करेगा, और ये बताया गया क्या क्या नहीं करेगा, इसलिए ये नकारात्मक। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया निषेधात्मक और ये हो गया सकारात्मक। अब 5वें नंबर पे बात किया जाए, ध्यान से समझिएगा, 5वें नंबर पे बात किया जाए तो यह जो है न्यायोचित है, यह जो है न्यायोचित है, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है गैर न्यायोचित है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा, गैर न्यायोचित है, इस बात को समझिएगा। इसी को कभी कभी कह दिया जाता है यह प्रवर्तनीय है, जबकि यह जो है अप्रवर्तनीय है। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, न्यायोचित या प्रवर्तनीय, गैर न्यायोचित या अप्रवर्तनीय का मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कहने का मतलब यह है न्यायपालिका की शरण ले सकता है और कह सकता है कि वास्तव में हमारे मूल अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा है। इसका मतलब यह है किसी भी प्रकार से राज्य द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो प्रावधान किए गए हैं वह लागू नहीं होता है, तो वह नहीं जाकर कह सकता है कि वास्तव में हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी प्रावधान किए गए वह हमें प्राप्त हैं। कहने का मतलब यह है अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो या कह सकते हो न्यायपालिका की शरण ले सकते हो। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके अंतर्गत आपको अधिकार वो नहीं मिलते हैं, तब आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हो। अब बात करते हैं ऐसा क्यों है। अब बात करते हैं वास्तव में ऐसा क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वास्तव में यह जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अंतर्गत राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। कैसा अधिकार दिए गए हैं, तो हम लोग कहेंगे राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सामाजिक न्याय दिए गए हैं, सामाजिक न्याय दिए गए हैं। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक न्याय को लिखित रूप से दे दिया जाए तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपको यह कह दिया जाए आपको चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, आप चुनाव में खड़े हो सकते हो। आपको बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हो। आपको गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया है, दे दिया गया है। कानून के समक्ष समता है, हो गया। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि भारत के सभी लोग बराबर होंगे और सभी लोगों की आय जो है बराबर होगी, क्या एक दिन में ये संभव है? सामाजिक दृष्टिकोण से अगर ये कह दिया जाए कि सभी लोग बराबर हैं, कहना दूसरी बात है और हो जाना दूसरी बात है। कहना दूसरी बात है और हो जाना दूसरी बात है। अगर कह दिया जाए भारत के सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, बराबर तो हैं। लेकिन ये भी कह दिया जाए सभी लोगों की आय बराबर होगी, तो एक साथ सभी लोगों की आय बराबर नहीं की जा सकती। कहने का मतलब ये सामाजिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, आर्थिक है। इसमें क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी लोगों को बराबर करने का प्रयास किया जाएगा और इसे प्राप्त करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। इसे प्राप्त करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, इसलिए इसे गैर न्यायोचित में रखा गया है कि इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। हाँ, राज्य जो भी काम करेगी, जो भी नियम और कानून बनाएगी, वह इन नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखकर बनाएगी ताकि लोगों की आपस में जो है एकता बनी रहे, एकता बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं
बिल्कुल क्या हो सकें, एक दूसरे के समान हो सकें, सभी लोगों की आय समान हो सके, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी समान हो सके, समाज में प्रतिष्ठा बराबर हो सके, सभी दृष्टिकोण से समान हो सके। ठीक है, कहने का मतलब ये है राज्य जो भी नियम और कानून बनाएगी वह ध्यान देगी कि हाँ वह अपने निर्देशों का पालन करे, लेकिन अगर नहीं कर पाती है तब आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप न्यायालय में जा सकते हो। तो ये था आपके मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 36 से। अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 36 से। और दोस्तों हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। अब फिर वही बात आती है कि यहाँ पर राज्य को परिभाषित करने की ज़रूरत क्यों थी। फिर वही बात आती है कि यहाँ पर राज्य को परिभाषित करने की ज़रूरत क्यों थी, इसे वास्तव में परिभाषित क्यों किया गया। तो फिर वही बात है कि जिस प्रकार अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है, क्योंकि मूल अधिकार में भी प्रावधान किए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार में भी प्रावधान किए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी प्रावधान किए गए। वहाँ भी राज्य शब्द का प्रयोग आता है और यहाँ भी राज्य शब्द का प्रयोग आता है। तो अनुच्छेद 12 और 36 के अंतर्गत बिल्कुल राज्य को परिभाषित कर दिया गया है कि मूल अधिकार के अंतर्गत जहाँ भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह वही राज्य आएगा जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जहाँ भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह वही राज्य होगा जो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बिल्कुल वैसे ही दिया गया है जिस प्रकार अनुच्छेद 12 में दिया गया है। जिस प्रकार अनुच्छेद 12 में दिया गया है, हमारा संविधान भी यही कहता है कि अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बिल्कुल वही होगी। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बिल्कुल वही होगी जो अनुच्छेद 12 में है। तो अगर ये पूछा जाए अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में क्या दिया गया है, तो वही दिया गया है जो अनुच्छेद 12 में है। अब बात किया जाए क्या क्या है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हालांकि इस पर हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा। तो चलिए राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है इसको थोड़ा समझिएगा। ये मान लीजिए आपका क्या है, देश है, ये जो है देश है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सरकार 3 स्तर पर पाई जाती है। सरकार कितने स्तर पर पाई जाती है, 3 स्तर पर। एक संघ के स्तर पर पाई जाती है जो समूचे देश के लिए नियम और कानून देखने का काम करती है, और इसमें छोटे छोटे राज्य होते हैं। इसके स्तर पर जो सरकार पाई जाती है उसे राज्य सरकार कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें छोटे स्तर पर भी कुछ सरकार पाई जाती हैं जिसे कहा जाता है स्थानीय सरकार। क्या कहा जाता है, स्थानीय सरकार। अब समझिएगा राज्य की परिभाषा में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 12 कहा जाए चाहे अनुच्छेद 12 कहा जाए चाहे 36 कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही समझिएगा। अनुच्छेद 12 में भी और 36 में भी राज्य की परिभाषा में यह कहा गया है कि इस राज्य के अंतर्गत संघ सरकार और इसके लिए जो नियम और कानून बनाती है संसद, एवं इसकी सभी संस्थाएं इसमें शामिल हो जाएंगी। कहने का मतलब ये संघ सरकार, इसके लिए जो नियम और कानून बनाती है संसद, इसको छोड़ने के बाद और भी जितनी भी संस्थाएं आएंगी संघ सरकार के अंतर्गत, वो सभी संस्थाएं इस राज्य की परिभाषा में आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, तो इसमें ये राज्य में कहा जाए तो इसमें ये कहा जाए तो सबसे पहले राज्य सरकार है उसी प्रकार आ जाएगी, जैसे संघ सरकार है वैसे राज्य सरकार। राज्य के लिए जो नियम और कानून बनाती है विधानमंडल, तो इसमें विधानमंडल भी आ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ इसकी भी सभी संस्थाओं को इसमें शामिल कर लिया जाएगा।
मतलब जैसे इसकी सरकार, इसके लिए नियम और कानून बनाने वाले और इसके अंतर्गत सभी संस्थाएं, उसी प्रकार राज्य सरकार के लिए जो नियम और कानून बनाते हैं विधानमंडल एवं राज्य सरकार के अधीन जितनी भी संस्थाएं होंगी सभी के सभी को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तीसरे नंबर पर स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में जो भी नियम कानून बनाती है, जैसे पंचायत हो गए, नगर पालिका हो गए एवं इसकी भी सभी संस्थाओं को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है इसके भी सभी संस्थान, इसके भी सभी संस्थान और इसके भी संस्थान। कहने का मतलब यह है इस राज्य के अंतर्गत देश की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी को शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं राज्य के परिभाषा के अंतर्गत वो सभी संस्थाएं शामिल किए जाएंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं, और इसके अंतर्गत लगभग देश की सभी संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था राज्य की परिभाषा। अब चलिए चलते हैं अनुच्छेद 37 पर। अनुच्छेद 37 पर चलते हैं। चलिए अनुच्छेद 37 की बात किया जाए। अनुच्छेद 37 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 37 में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर राज्य जो है इस निर्देशों को पालन करने में असफल रहती है तो किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जाने की अनुमति नहीं है। ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 37 यहाँ पर है और इसकी तुलना जो है अनुच्छेद 13 से कर सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 13 ये कहता है अगर मूल अधिकार का हनन होगा तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है सीधे सीधे, और ऐसा कोई भी कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकार का हनन करे तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या न्यायपालिका द्वारा उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 37 ये कहता है राज्य द्वारा ऐसा कोई नियम और कानून बनाया जाता है जो इन निर्देशों का सही तरह से पालन नहीं कर पाता है तब उसे शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे प्राप्त करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 37। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 38 पर। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या है? राज्य, ध्यान से समझिएगा, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि वास्तव में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। राज्य का यह कर्तव्य है कि एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करे, मतलब जिसमें सभी का विकास हो सके, गरीब का भी, अमीर का भी, महिलाओं का भी, बच्चों का, सभी का विकास हो सके। तो अब बात आती है राज्य ऐसा क्या करेगा। राज्य ऐसा क्या करेगा, अब बात करते हैं क्या क्या करेगा। जैसे देखिए अनुच्छेद 38 के फर्स्ट में ही ये कहा गया है राज्य ऐसा ऐसा प्रावधान करेगा जिससे अमीर एवं गरीब, राज्य अपने नीतियों और योजनाओं को इस प्रकार से लागू करेगा और इस प्रकार से बनाएगा ताकि अमीर और गरीब वर्ग के बीच जो अंतर है वह अधिक से अधिक कम हो सके। क्या करेगा? राज्य अपने नीतियों और योजनाओं को इस प्रकार से बनाएगा एवं लागू करेगा ताकि अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है वह अधिक से अधिक कम हो सके। कहने का मतलब ये है सभी व्यक्तियों का जो आय है
वह समान हो सके। ठीक है, ये हो गया पहला। और क्या क्या राज्य करेगा, तो देखते हैं दूसरे में क्या और करेगा। दूसरे में ये कहा गया है, राज्य अपना नीतियों और योजनाओं को इस प्रकार से बनाएगा एवं लागू करेगा ताकि उत्पादन के साधन और संसाधनों का, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या है, उत्पादन के साधन एवं संसाधन, क्या है, संसाधन का समान वितरण हो सके। अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे थोड़ा समझिएगा। ये आपका एक देश है, अनुच्छेद 38, पहले ये कहता क्या है उसको समझ ली तब। ये कहता है राज्य अपने नीतियों और योजनाओं को इस प्रकार से लागू करेगा ताकि उत्पादन के साधन और संसाधनों का समान वितरण हो सके, ताकि सभी लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसका मतलब क्या है समझिएगा। मान लीजिए ये आपका राज्य जो है महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर औद्योगिक कार्यक्रम ज़्यादा होता है। यहाँ पर मान लीजिए आपका यूपी है, तो हम लोग जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहीं पर स्थापित होती है, यहाँ पर नहीं होती है। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों की स्थापना होगी तो लोगों की जो ज़रूरत होगी यहाँ तो तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर इनको लेना है या तो ये यहाँ से यहाँ आए लेने, या तो ये यहाँ से यहाँ जाए, तब सामान खरीद सकते हैं। तो अनुच्छेद 38 सेकंड के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार भी जो है वह इस प्रकार से नीतियाँ बनाएं जिससे ये जो उद्योग यहाँ पर लग रहे हैं यहाँ पर भी जाकर लगे। क्या हो, उत्पादन के साधन, कहने का मतलब ऐसे उद्योग जो उत्पादन करते हैं यहाँ पर भी जाके लगे। उन्हें संसाधन की उपलब्धता राज्य कराए, विशेष प्रकार की छूट दे, कुछ भी करे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर उद्योग लग रहे हैं यहाँ पर भी लगे, ताकि इन लोगों की भी आवश्यकताएं पूरी हो। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 38 का सेकंड। राज्य इस प्रकार से नीतियाँ और योजनाएं बनाएगा जिससे उत्पादन के साधन देश के सभी स्थान पर समान रूप से स्थापित किए जाएं ताकि सभी लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। ठीक है दोस्तों, ये था अनुच्छेद 38 का सेकंड। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 पे। अनुच्छेद 39 पर देखते हैं कि क्या है। अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय वही चीज़ें हैं, कुछ नीति तत्व। वास्तव में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक यही चीज़ें कहा गया है कि वास्तव में कि राज्य किन किन चीज़ों को अनुसरण करेगा, राज्यों को क्या क्या निर्देश दिया गया है कि राज्य क्या क्या करेगा। लेकिन 39 के अंतर्गत कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि ये चीज़ें तो राज्य बिल्कुल करेंगे ही करेंगी, ये चीज़ें तो राज्य बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। तो बात करते हैं ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, तो अब देखते हैं दोस्तों। जैसे फर्स्ट में है राज्य महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, समान कार्य तो समान वेतन। इसका मतलब ये है, मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिएगा समान कार्य तब समान वेतन। मान लीजिए किसी विभाग में महिलाएं भी काम करती हैं और पुरुष भी काम करते हैं, किसी विभाग में महिलाएं भी काम करती हैं पुरुष भी काम करते हैं, तो राज्य ये नहीं कह सकता कि वास्तव में पुरुष ज़्यादा काम करते हैं और महिलाएं कम काम करते हैं इसलिए पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाएगा और महिलाओं को कम वेतन दिया जाएगा। राज्य द्वारा ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्य जो है अगर समान कार्य किया जा रहा है तो वेतन भी समान दिया जाएगा। इसका मतलब ये है अगर किसी पद पर महिला भी है और उसी पद पर पुरुष भी है तो पुरुष को जितना वेतन दिया जाएगा उतना ही वेतन महिला को भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहले। दूसरा समझिएगा, अब दूसरा समझिएगा। इसमें है राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा, राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का, पूरा नहीं लिख पाएंगे,
अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा ताकि किसी व्यक्ति को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उसकी आयु और क्षमता के बाहर हो। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कोई देश है, इस देश में हम लोग जानते हैं महिला भी होगी, पुरुष भी होंगे, बच्चे भी होंगे, ठीक है। इसमें कुछ बुजुर्गों को मान लीजिए जोड़ लेते हैं, हालांकि बुजुर्ग उसी में आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा समझिएगा। 38 का सेकंड ये कहता है, राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा ताकि किसी व्यक्ति को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उसकी आयु और क्षमता के बाहर हो। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए बुजुर्ग हैं, तो इस राज्य में इस प्रकार से उद्योग धंधे लगाए जाएं कि अगर इस बुजुर्ग को भी ज़रूरत है तो वह भी अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई कार्य कर सके। भाई अगर कह सकते हो जवान व्यक्ति हैं तो उनको तो किसी भी प्रकार के उद्योग में लगा दोगे तो काम कर लेंगे, लेकिन इनके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे भी उद्योग हों जिसमें ये भी काम कर सकें। तब वही अनुच्छेद 39 का सेकंड कहता है, राज्य अपने नीतियों और योजनाओं को इस प्रकार से लागू करेगा, या कह सकते हो अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा, राज्य अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा ताकि किसी व्यक्ति को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उसकी आयु और क्षमता के बाहर हो। अब बात करते हैं फिर तीसरे में क्या कहा गया है। तीसरे में वही चीज़ें कही गई है कि राज्य इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। थोड़ा समझिएगा, ये चीज़ें तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 15 और 16 में। ये चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 15 और 16 में। उसमें भी देखा था कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, साथ ही साथ सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों के लिए भी प्रावधान कर सकता है। यहाँ पर भी है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से, वो आगे देखेंगे भी, लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब इस अनुच्छेद में नहीं है, आगे है भी, वो आएगा, ठीक है। तो इसमें यह है महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और राज्य का मतलब क्या है? जो अनुच्छेद 36 में परिभाषित किया गया है, देश के सभी संस्था इसमें आ जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान क्यों किया जाएगा। तो हमारा संविधान ये कहता है, हमारे देश का इतिहास ही ऐसा रहा है जिसके कारण महिलाएं काफ़ी पिछड़ गई हैं, तो महिलाओं का भी विकास हो सके इसके लिए राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और बच्चों की बात किया जाए तो बच्चे अपने आयु के अनुसार जो थोड़ा नाजुक होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 39। एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, अब इस पर बात करते हैं। अनुच्छेद 39 का यह वास्तव में हमारे मूल संविधान में नहीं था। क्या था? यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए तब बात करते हैं इसे शामिल कब किया गया। तो हम लोग जानते हैं इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। अब बात करते हैं इसमें प्रावधान क्या किया गया है। इसमें प्रावधान क्या किया गया तो अब ध्यान से समझिएगा। इसमें यह कहा गया है, राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करे। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? राज्य ऐसे व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करे जो वास्तव में विधिक सहायता प्राप्त करने के योग्य नहीं है। फिर से समझिएगा कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है, जो किसी भी प्रकार से पिछड़े हुए हैं या निर्धन है या किसी भी प्रकार से दुर्बल हैं और वह स्वयं का
स्वयं से विधिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य उनके लिए विधिक सहायता प्रदान कर सकता है। इसका मतलब, इसका थोड़ा हिंदी में थोड़ा बिल्कुल शुद्ध शब्दों में समझिए तो और अच्छे समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई दुर्बल व्यक्ति है या कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कोई निर्धन व्यक्ति है, या कह सकते हो कोई गरीब व्यक्ति है, और मान लीजिए उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह वकील कर सके, वो केस लड़ सके, तो राज्य भी उसके लिए विशेष प्रकार से वकील की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन राज्य सभी के लिए नहीं करेगा, राज्य सिर्फ उसी के लिए वकील की व्यवस्था करेगा जिसे राज्य को लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए। तो इसी के एवज में एक कानून बनाया गया है NLSA नलसा। इसे कहा जाता है नेशनल लीगल LEAG, स्पेलिंग देख लीजिएगा अगर मिस्टेक हो तो, सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। क्या है ये? है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके द्वारा संबंधित व्यक्ति की देखा जाता है कि वह विधिक सहायता के योग्य है कि नहीं है, अगर है तो उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक लास्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ये किसकी देन है? तो हम लोग कहेंगे गांधी जी की देन है। थोड़ा 40 को समझिएगा। आगे हम लोग जब भाग 9 पढ़ेंगे, पंचायत एवं नगर पालिका पढ़ेंगे, तो वहाँ पर और भी स्पष्ट होगा, वहाँ पर ये चीज़ें और स्पष्ट होगा। लेकिन अनुच्छेद 40 और उसमें बहुत सारे अंतर हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं राज्य द्वारा जरूरी नहीं कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे, लेकिन जब भाग 9 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे 73 एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग अनुच्छेद 40 के अनुसार पढ़ लेते हैं, जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 40 कहता क्या है, थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। यहाँ पर प्रयास करेगा, नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा तथा उन्हें इस प्रकार से शक्ति एवं अधिकार देगा ताकि ये ग्राम पंचायतें गांव का विकास कर सके। ठीक है, राज्य क्या कहता है, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ये मान लीजिए राज्य है तो छोटे स्तर पर जो होते हैं ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा तथा इस ग्राम पंचायत को इस प्रकार से अधिकार दिया जाएगा, इस प्रकार से शक्ति दिया जाएगा ताकि ये ग्राम पंचायतें अपने अधिकार में रह के इस गांव का विकास कर सकें। और यह किसकी देन है? तो हम लोग कहेंगे यह अनुच्छेद जो है गांधी जी के विचारों की देन है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिली हुई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।